हेलो। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ये वाला चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 9th क्लास में आपने फिजिकल चेंजेस और केमिकल जो चेंजेस थे यानी कि केमिकल प्रोसेस एंड फिजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। तो आपने वहां पर फिजिकल प्रोसेस को डिफाइन किया था कि ऐसे प्रोसेसेस या ऐसे चेंजेस जिसमें ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो, जैसे सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में या उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने आइस ली, उसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो आप देखोगे आइस मेल्ट हो जाएगी और लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, ठीक है ना। पानी को फिर आप गर्म कर दो तो वेपर स्टेट में चला जाएगा। लेकिन जब वो आइस था, लिक्विड था और वेपर स्टेट में था, उसका फॉर्मूला क्या था? H2O था। यानी कि उसकी केमिकल नेचर यानी कि केमिकल आइडेंटिटी सेम थी, उसकी केमिकल नेचर चेंज नहीं हुई ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड में गया हो या लिक्विड से गैस में गया हो। तो ऐसे प्रोसेस को आपने बोला था फिजिकल प्रोसेस से। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें केमिकल नेचर, केमिकल आइडेंटिटी चेंज हो जाती है सब्सटेंसेस की, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम केमिकल प्रोसेसेस या फिर केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में भी वही होने वाला है। कैसे डिफाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन को? दीज आर द प्रोसेस, या कैसे बोलेंगे इसको? दीज आर द प्रोसेस in which one substance changes to another substance which has different chemical nature or identity than original substance, than initial or original substance। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाए। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि जो पहले वाला सब्सटेंस था और दूसरे वाला सब्सटेंस था, उनकी केमिकल नेचर अलग होगी, उनकी केमिकल आइडेंटिटी क्या होगी? अलग होगी। यानी कि इस वाले का कुछ और फॉर्मूला होगा और दूसरे वाले का जो प्रोडक्ट बना है उसका क्या होगा? कोई दूसरा फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब यहां पर ये तो मैंने बोल दिया कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाए और जो बनने वाला सब्सटेंस उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या हम बोल सकते हैं केमिकल नेचर आइडेंटिटी है वो बिल्कुल ओरिजिनल या इनिशियल सब्सटेंस की क्या होगी? बिल्कुल अलग होगी। अब इनिशियल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं और जो नया सब्सटेंस बना है उसको क्या बोलेंगे हम? इनिशियल सब्सटेंस क्या लाएगा? रिएक्टेंट। इनिशियल सब्सटेंस क्या कहलाएगा हमारा? रिएक्टेंट। इनिशियल सब्सटेंस इज नोन एज रिएक्टेंट, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच टेक पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, जिसमें जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो अपने बिहाफ पर कि रिएक्टेंट आर द केमिकल सब्सटेंस विच डू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस और ड्यू टू विच केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है? जो फाइनल वाला सब्सटेंस है, फाइनल substance which is formed during the reaction, final substance which is formed during the reaction is known as बोलो उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि एक ही रिएक्टेंट हो, एक ही प्रोडक्ट हो। एक से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। वो हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे उसको डिस्कस करते जाएंगे। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, ये हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं हम? रिएक्टेंट्स। और राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं हम? प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस को कैसे दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस आर द रिएक्शंस या आर द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड the chemical nature of reactant and product are completely different. They have the different chemical nature or the different identity. क्या क्या डिफरेंस होगा? इनका फॉर्मूला क्या होगा? डिफरेंट होगा,
ठीक है ना। इसमें कुछ देखो एटम वही रहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं दोनों तरफ, अभी मैं बताऊंगा। बट इनमें जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड पहले भी बताया था, बॉन्ड होती है ऐसी फोर्स जो किन्हीं दो एटम को पास रखती है। अट्रैक्टिव फोर्स होती है एटम के बीच में, तो एटम को बाउंड करके रखती है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर में क्या है, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़े हुए जो चीज है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इन बॉन्ड्स की ही रीअरेंजमेंट होती है, ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड, यानी कि ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड ही क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शंस। बट आपके लिए ऊपर वाले डेफिनेशन अप्रोप्रिएट है। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस इज चेंज्ड इनटू अनदर सब्सटेंस, the another substance formed has the different chemical identity or the nature from the initial substance। ठीक है, इनिशियल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो फाइनल चीज बनी उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। कैसे लिखते हैं, एरो हमेशा रिएक्टेंट से किसकी तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ होता है। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट कहां लिखे जाएंगे, हमारे राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे इसके बहुत ही बेसिक एग्जांपल अगर की बात हम करें तो जैसे दूध देखा होगा आपने, खराब हो जाता है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, वो भी कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। अब देखो दूध की अलग नेचर है और कर्ड की क्या है, अलग नेचर है, ठीक है ना। तो वो कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। क्या आप कर्ड से वापस दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि दूध की अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग नेचर है, अलग आइडेंटिटी है, और कर्ड है उसकी बिल्कुल अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो आयरन की चीजें होती है उनको रस्ट लग जाता है, तो रस्टिंग जो आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, वो भी कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस कहलाता है। या आपने देखा होगा बहुत सारे जो फ्रूट्स रखे होते हैं घर में, जैसे ग्रेप्स रखे हैं या एप्पल रखी है, तो फिर थोड़े दिन बाद क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या वो फिर से ठीक हो सकते हैं, नहीं, वो भी कैसे प्रोसेस हमारे केमिकल प्रोसेस हैं, ठीक है। या बर्निंग ऑफ कोल, कोल जो है वो बर्न होता है, या फिर आपके घरों में जो सिलेंडर में गैस होती है, कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस बर्न होती है। तो बर्निंग ऑफ कोल, मीथेन गैस, पेट्रोल, डीजल, वुड, चारकोल, वटेवर जो भी बर्न कर रहा है वो क्या है, सब हमारे केमिकल प्रोसेस हैं। इवन वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं, वो भी कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। क्योंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। अब जो ऑक्सीजन इनहेल की है वो कहाँ यूटिलाइज होती है, वो हमारी बॉडी में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वहां पर यूटिलाइज होती है। सेल में क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना जो खाते हैं, खाना खा लिया हमने, ठीक है। अब खाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो मैं जैसे कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूं, तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में चला गया, कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ सेल में कंबाइन हो जाएगी और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगी और लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलेगी। इसलिए तो आप खाना खाते हो तो आप दौड़ने लगते हो, आपको एनर्जी मिलती है। सो डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल केमिकल प्रोसेस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आस पास जहां पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है, ठीक है। तो ये आपके डेली लाइफ में से कुछ एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कुछ दूसरा टाइप का एग्जांपल लूं, तो जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन। अगर आप मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होती है, मैग्नीशियम का रिबन लोगे, उसका बिल्कुल फाइन सी शीट लोगे मैग्नीशियम की, और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैंडल के साथ बर्न करोगे तो बर्न हो जाएगा। वो बर्न होगा डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, और जैसे ही बर्न होगा अगर आप कलेक्ट करोगे उसकी ऐश, वो व्हाइट कलर की ऐश यानी कि व्हाइट कलर की राख देगा। यानी कि क्या होती है रिएक्शन वहां पर, मैग्नीशियम बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो किसमें चेंज आएगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम, क्या है ये, मैग्नीशियम, और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो किस कलर का है, उसका एग्जाम में एक बार पूछा था, व्हाइट
पाउडर है। कैसा पाउडर है ये? व्हाइट कलर का पाउडर है। अब जब ये बर्न करता है तो कैसी फ्लेम होती है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, चमचमाती हुई व्हाइट फ्लेम होगी। तो देखो यहां से इसको समझ सकते हो क्या कि देखो पहले मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन थी। मैग्नीशियम की अलग प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल, और मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन है उसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है। मैग्नीशियम तो एक मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन एक गैस है, नॉन मेटल है, जिसको हम क्या करते हैं रेस्पिरेशन में यूज करते हैं या फिर अदर प्रोसेस में यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक कंबाइन होकर क्या बना लिया? एक नया सब्सटेंस बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो इस वजह से किसका एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना लग जाएगा? यहाँ पे 2 लग जाएगा, और यहाँ पे कितना लग जाएगा? 2 लग जाएगा। बैलेंसिंग भी हम सीखेंगे। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? H2 प्लस O2, H2 गैस प्लस O2 गैस क्या बन जाएगा? वाटर। H2 गैस O2 गैस किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? वाटर की। अब आप देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसी गैस है? हाइड्रोजन कम्बस्टिबल गैस है, हाईली कम्बस्टिबल, यानी कि ज्वलनशील, इसमें आग लगती है। इनफैक्ट इसको रॉकेट में यूज करते हैं एज ए फ्यूल। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसी है? ऑक्सीजन सपोर्ट्स टू, किसको सपोर्ट करती है? कंबशन को सपोर्ट करती है। कोई भी चीज बर्न होती है, चाहे वो गैस हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, किसकी प्रेजेंस में बर्न होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है। तो हाइड्रोजन कम्बस्टिबल है, ठीक है ना, जलती है और ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है। बट जो प्रोडक्ट जो बना है वाटर, उसको तो आप आग बुझाने के लिए यूज कर सकते हो। दैट मीन्स वाटर कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। अब देखो इसकी और जो रिएक्टेंट हमारे, इनकी प्रॉपर्टी जो है, आइडेंटिटी है, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। किससे? वाटर से, है ना। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो दोबारा से केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल सब्सटेंस। ऐसे बोल सकते हो, a substance is changed to another substance which has a different chemical property, different chemical identity from the initial substance. The initial substance are known as the reactant, while the final जो चीज बनी है, final substance जो प्रोड्यूस हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, जो डिफरेंट रिएक्टेंट है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, उनके बीच में किस चीज का साइन लगाते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं। और एरो का रहता है हमेशा रिएक्टेंट से किसकी तरफ होता है? प्रोडक्ट की तरफ होता है। ठीक है, तो ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। ओके, अगर कोई चीज मान लो बटर है, बटर मेल्ट हो गया पैन में, तो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है? नहीं, क्योंकि पैन में जो बटर मेल्ट हो रहा है, गर्म करने से मेल्ट हो गया बटर, वापस उसको फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख दो, फिर से क्या हो जाएगा? वो वापस अपना सॉलिडिफाइड हो जाएगा। तो वो केमिकल प्रोसेस से नहीं है। कैसा प्रोसेस है? वो फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब हमें कैसा पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं हुई है? ठीक है ना, तो कैसे पता लगा सकते हैं? हम पता लगा सकते हैं बाय चेंज इन कलर, है ना। बाय, अभी सभी डिस्कस करेंगे, एक बार मैं लिख दूं, बाय चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, कोई गैस वहां पर निकल सकती है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टी, यानी कि टी फॉर टेम्परेचर। तो देखो वन बाय वन इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्या? पहले चेंज इन कलर, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो मे बी वहां पर चेंज इन कलर हमें ऑब्जर्व हो, यानी कि कलर चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हर एक का एग्जाम्पल पता होना चाहिए आपको, तो ये ऑब्जर्वेशन एक्चुअली यहाँ पर हेडिंग भी डाल सकते हो, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस which indicate that chemical reaction has takes place. What are the observation which indicate that chemical reaction has taken? ठीक है, तो पैसा पहला क्या हमारा? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या लिख सकते हो आप? जैसे आयरन रिएक्ट करता है, Fe रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये हमारा क्या है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एक्वस। ठीक है, अब ये कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो जैसे ही ये आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेगा? FeSO4, फेरस सल्फेट एक्वस।
ये किस चीज का होता है, ग्रीन कलर का होता है, कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो देखो ब्लू कलर से ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन गया। इनिशियली क्या था, देखो इनिशियली हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था हमारे पास। लेट्स सपोज एक बीकर है, ये बीकर है हमारा, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो किस ये जो कलर है इसका ब्लू है। आप ऊपर से इसमें क्या डाल रहे हो, आयरन डाल रहे हो। थोड़ी देर बाद आप देखते हो धीरे धीरे ब्लू कलर किसमें चेंज हो रहा है, ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स वहां पर कुछ ना कुछ हुआ है। जैसे हमने आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला, तो जो वो हुआ है वो एक्चुअली क्या है, वो केमिकल रिएक्शन है। और उस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ है, उस केमिकल रिएक्शन में आयरन ने कॉपर को थप्पड़ मार के भगा दिया, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो इस टाइप की रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि पहले जो बॉन्ड बना हुआ था किसके बीच में बना था, कॉपर के बीच में और सल्फेट आयन के बीच में बना था। अब जो बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बन गया, आयरन और सल्फेट आयन के बीच में, और कॉपर को एक कोने में बैठा दिया। तो ये चेंज इन कलर इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। या दूसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने जिंक डाल दिया इसी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, या फिर जिंक डाल दो आप FeSO4 फेरस सल्फेट सोल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, और एक किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। जिंक जो है इस कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जिंक जो है आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ऊपर वाले रिएक्शन में तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले रिएक्शन में जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा, जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। जिंक सल्फेट कैसा होता है, कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है, और कॉपर बेचारा एक कोने में पड़ा है। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट का कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा, और क्या है, आयरन एक तरफ पे पड़ा रहेगा कोने में। तो चेंज इन कलर क्या शो करता है कि अगर कलर चेंज हो तो हम कह सकते हैं यस केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हुई है। ठीक है, और भी अगर जैसे आगे आगे एग्जांपल आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये तो हुआ चेंज इन कलर से। नेक्स्ट हम अगर देखें, हमारा क्या है, चेंज इन स्टेट। कई बार क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो वहां पर स्टेट भी चेंज हो जाती है। क्या स्टेट चेंज हो जाती है, स्टेट। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, H2 गैस प्लस O2 गैस, H2 गैस प्लस O2 गैस। तो ये क्या बन जाएगा, 2H2O लिक्विड, 2H2O लिक्विड। तो देखो पहले ये किस स्टेट में थे, गैस थी, ये भी क्या है, गैस थी, लेकिन जो प्रोडक्ट बना हुआ वो किस में है, लिक्विड स्टेट में है। या अगर दूसरा एग्जांपल लिखना चाहो तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, इसमें जो बनेगा CO2 गैस बन जाएगी आपकी। ठीक है, यानी कि कार्बन क्या था, कोयला आपने देखा होगा ना, तो कार्बन की फॉर्म में है वो। ठीक है ना, तो वो जब बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बन जाएगी, वहां पर CO2 गैस निकलेगी और बहुत सारी हीट निकलेगी। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हुआ, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना। इसका उल्टा भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मान लो आपने H2O ले लिया, उल्टा बल्कि अच्छा होता है। वैसे तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को लेकर बैठे रहो, एक बीकर में आपने हाइड्रोजन गैस ले ली और दूसरे में आपने ऑक्सीजन गैस ले ली, और आपस में मिला दिया, और आप वेट कर रहे हो वाटर बनेगा, वाटर कभी नहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी कई सारी रिक्वायरमेंट होती है, कैटालिस्ट लगता है, प्लेटिनम लगता है। तो ये वाले रिएक्शन इतनी ठीक है लिखने के लिए, ठीक है, बट ये वाले रिएक्शन देखो, इसका उल्टा अगर करूं, ये क्या हमारा H2O लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब आप इसको एक बीकर में ले लो, बीकर में 2 रोड लगा दो या इनफैक्ट पेंसिल लगा दो। ठीक है, और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, और उसको एक बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दो। जैसे आप बैटरी के साथ जोड़ोगे और स्विच ऑन करोगे तो आप देखोगे एक रोड पर, यानी कि एक पेंसिल पर तो क्या है, हाइड्रोजन गैस के बब्बल आ रहे हैं, और दूसरी पेंसिल पर, दूसरी रोड पर क्या आ रहे हैं, ऑक्सीजन गैस के बब्बल आ रहे हैं। तो ये वाटर जो एक्चुअली डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, H2 गैस प्लस O2 गैस। तो स्टेट क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई। तो चेंज इन स्टेट आल्सो इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें कोई ना कोई गैस निकलती है। ठीक है, तो गैस का निकलना क्या इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन वहां पर हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जिंक ग्रैनुअल्स को, जिंक सॉलिड को डालोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे, तो ये हमारा बन जाएगा ZnCl2, और यहां पर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है,
तो वो हमें क्लियरली इंडिकेट होगी, क्लियरली दिखाई देगी। जैसे ही आपने हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन का बीकर में रखा था सॉल्यूशन, उसमें ऊपर से जिंक डाल दिया, तो वहां पर गैस जो है निकलती हुई आपको बिल्कुल दिखाई देगी, उसमें से बब्बल जो है उसके दिखाई देंगे। ठीक है, इनफैक्ट हाइड्रोजन गैस को तो हम टेस्ट भी कर सकते हैं। अब मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा बीकर है, ठीक है, बीकर है, या दूसरा ऐसे भी लिख सकते हो, जिंक सॉलिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, नीचे वाला तो क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर भी तो क्या बनेगा, Zn सल्फेट, और यहाँ पर भी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मान लो यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। एक्वा सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए, उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वाटर स्प्लैश आउट हो जाएगा और आपको आपके फेस को बर्न कर सकता है। तो मान लो एक्वस यहाँ पर सॉल्यूशन रखा है सल्फ्यूरिक एसिड का, ऊपर से आपने क्या डाल दिया, इसमें जिंक डाल दिया। जैसे ही जिंक डाला आपने, आप देखोगे कि यहाँ पर बब्बल निकल रहे हैं गैस की। अब उस गैस को कलेक्ट कर लो, आप उस गैस को क्या कर लोगे, कलेक्ट कर लोगे, और जैसे ही कलेक्टेड गैस को आप मोमबत्ती के पास लेकर जाओगे, तो वो पॉप साउंड की जो पॉप साउंड है उससे क्या होंगे, वो ब्रस्ट होंगे, फूटेंगे, यानी कि पॉप साउंड से बर्न होगी। अब कैसे कलेक्ट करोगे आप गैस को, मान लो ये गैस निकल रही है, ये गैस क्या करिए, निकल रही है, एक ट्यूब लो, इस गैस को सॉफ्ट सॉल्यूशन में से पास करवा दो। किसमें से पास करवा दोगे, सॉफ्ट सॉल्यूशन में। ये ट्यूब ले ली, यहां से गैस आ रही है, यहाँ पर क्या, सॉफ्ट सॉल्यूशन। जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन में गैस आएगी तो किसके बबल निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल निकलेंगे, और उस गैस को, हाइड्रोजन गैस के बबल्स को बर्निंग कैंडल के पास लेकर जाओगे तो इट विल, ये बबल है जो ब्रस्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, किस साउंड से, पॉप साउंड से। ब्यूटीफुल पॉप साउंड है, कभी मैं दिखाऊंगा आपको 1-2 दिन में, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना क्या इंडिकेट करता है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। इसके और बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, एग्जांपल बहुत सारे करेंगे हम आगे चलते चलते। नेक्स्ट हमारा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या है, कई बार जो है हमारा, जिस भी बीकर में हम रिएक्शन कर रहे हैं, कई बार तो बीकर गर्म भी हो सकता है और कई बार बीकर क्या हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। तो जिसमें बीकर गर्म हो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक इनके टेम्परेचर, इनके हीट, तो हीट का बाहर निकलना क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और अगर किसी रिएक्शन के दौरान बीकर हमारा ठंडा पड़ जाए, वो क्या करता है, सराउंडिंग से हीट ले लेगा, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स अंदर की तरफ और थर्मल मीन्स हीट, तो हीट अंदर की तरफ ली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये रिएक्शन की थी, ये भी एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन थी, जो किया था हमने जिंक सल्फेट, या इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्विक लाइम या सिंपल लाइम भी बोल देते हैं, क्विक लाइम। तो जैसे ही सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, जैसे इसमें क्या डालते हो आप, वाटर डालते हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लॉट्स ऑफ हीट निकलेगी। अब आप घरों में जब आप क्या करवाते हो, रंग करवाते हो, पेंट की बात नहीं कर रहा मैं, पेंट अलग चीज होती है। आपने वो जो चूना देखा होगा, तो चूना लेकर आते हैं, जब उस चूने में पानी मिलाते हैं, क्विक लाइम होता है एक्चुअली, वो उसमें पानी मिलाते हैं, तो वहां से हीट निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। आपने सॉल्यूशन को गर्म नहीं किया, उसमें आपने चूना लिया, सिंपल उसमें क्या मिला दिया, पानी मिक्स कर दिया। जैसे ही पानी मिक्स किया आपने, तो आप देखोगे वहां से हीट निकल रही है। तो वो जो हीट निकलती है वो क्यों निकलती है, क्योंकि ये रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था, अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा था। तो किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सो मीन्स बाहर की तरफ, थर्मिक मीन्स हीट। These reactions in which heat is evolved, such reactions are known as the exothermic reactions, ठीक है। जितने भी फ्यूल बर्न होते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल, वो भी किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ही एग्जांपल है, ठीक है। रेस्पिरेशन, सांस लेते हो आप, डाइजेशन ऑफ फूड होती है उस दौरान, तो वो भी किस टाइप की एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक है। क्योंकि खाने से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो आप दौड़ने लगते हो, तो एनर्जी मिली है ना आपको, तो वो किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हीट का निकलना या फिर हीट का अंदर जाना, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है, क्या ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये 4 तरह के ऑब्जर्वेशन है जिसके आधार पर आप, जिसके बेस पर आप क्या कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस है, अब देखो जैसे मान लो कोई रिएक्शन कर रहे हैं हम, जैसे मान लो मैग्नीशियम रिबन कोई बर्न कर रहे हैं, तो एक तो हम बोले कि व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट बर्न विद व्हाइट डेजलिंग फ्लेम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म इज व्हाइट कलर्ड पाउडर। तो एक तो देखो मैंने पूरा सेंटेंस बोला, कितनी देर लगी। अब इसी सेंटेंस को मैं क्या कर सकता हूं, मैं छोटी छोटी जो छोटी सी चीज में इसको समा सकता हूं, उसको बोलते हैं इक्वेशंस में। यानी कि जो मैग्नीशियम है उसका सिंबल यूज कर सकता हूं, ऑक्सीजन है उसका सिंबल यूज कर सकता हूं, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बना है उसका भी मैं सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं मैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन एक्चुअली क्या है, केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, क्या बोला मैंने, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन is the symbolic representation of chemical reaction। यानी कि केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वो क्या कहलाता है आपका केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी बताया था कि when magnesium react with oxygen और magnesium burn in the presence of oxygen it will form the magnesium oxide। एक तो पूरा सेंटेंस बोला, एक सिंपल में क्या लिख सकता हूं, मैं लिख दूं मैग्नीशियम सॉलिड क्या करेगा, बर्न करेगा ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम को सिंबल Mg की फॉर्म में लिखा, ऑक्सीजन को सिंबल O2 की फॉर्म में लिखा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी कैसे रिप्रेजेंट किया, सिंबल्स की फॉर्म में MgO। तो दैट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंसिंग से क्या मतलब होता है, बैलेंसिंग से मतलब होता है कि जितने एटम इस साइड हैं, हर एक एलिमेंट के जितने भी एटम इस साइड हैं वो इक्वल होने चाहिए इस साइड। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, जो रिएक्टेंट साइड है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है, आप लिख सकते हो इसको, एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड शुड बी मस्ट बी इक्वल टू एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। वो सेम होने चाहिए नंबर में। मान लो इधर 4 मैग्नीशियम है, इधर 2 मैग्नीशियम है, तो इधर भी कितने मैग्नीशियम होने चाहिए, 2 मैग्नीशियम। इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। अब आपके सामने जो इक्वेशन लिखी है वो बैलेंस इक्वेशन नहीं है। आप देख रहे हो इधर तो मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, इधर भी मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, चलो ठीक है मैग्नीशियम बैलेंस है। पर इधर ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। दैट मींस दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है, ये सिर्फ स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल इक्वेशन क्या होते हैं, जो सिर्फ सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करें कि कौन से रिएक्टेंट हैं और क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो बैलेंस नहीं होती है। लेकिन इसको अगर बैलेंस करना होगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैग्नीशियम इधर 1 है, ठीक है बैलेंस है, इधर ऑक्सीजन 2 है तो उधर कितने ऑक्सीजन करनी चाहिए, मुझे 2 ही करनी चाहिए, तो इधर पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, या फिर वो ऐसे कर देंगे, कुछ ऐसे कर देंगे, भाई ये बिल्कुल गलत है। एक तो हम जब कभी भी बैलेंसिंग करते हैं कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर मैं कुछ फॉर्मूला चेंज कर नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पर 2 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। अब दूसरी गलती होती है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, वो सोचते हैं कि 2 इस मैग्नीशियम के साथ है, नहीं, पूरे केमिकल फॉर्मूला में अगर उसके सामने कोई नंबर लिखा है तो हर एक एलिमेंट के साथ, हर एक एटम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये 2 है, इस मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई में है, और जो ये 2 है इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन में। यानी कि यहाँ पर अब कितने मैग्नीशियम है, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन तो मेरी बैलेंस हो गई, बट मैग्नीशियम इधर 2 बन गया, इधर मैग्नीशियम कितना, 1 है, तो मुझे यहाँ पर 2 से क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो अब देखो 2 मैग्नीशियम, यस 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, यस 2 ऑक्सीजन, तो अब ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक लॉ होता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सीबीएसई ने पूछा था ये क्वेश्चन कि व्हाई शुड बी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? एंटोनी लॉरेंट लेविसन ने दिया था, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं वो, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन देखो, कंजर्व करना, बनाए रखना, ठीक है ना, कंजर्व करना मतलब बनाए रखना। इसका ये लॉ क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ, या इसको पहले जो ओरिजिनल डेफिनेशन वो बताता हूं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो बना सकते हो, पैदा कर सकते हो, ना ही उसको खत्म कर सकते हो परमानेंटली। इसका कहने का मतलब क्या है? मान लो आपके पास क्या है, कोई 1 किलोग्राम चीज है, ठीक है, वैसे 1 किलोग्राम को परमानेंटली कहाँ बेच सकते हो? कहीं नहीं बेच सकते, ठीक है। आप उसकी केमिकल रिएक्शन करवा सकते हो, उसको किसी दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, उसका कुछ दूसरा सब्सटेंस बना सकते हो। मान लो 1 लीटर मिल्क आपके पास है, 1 लीटर मिल्क से आप कितने लीटर कर्ड बना सकते हो? ऑब्वियसली 1 लीटर बना सकते हो, ज्यादा थोड़ी ना बना पाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। अब ये केमिकल रिएक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे? हम केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करेंगे कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे दूसरी फॉर्म में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर कि टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट should be equal to total in reactant side, complete लिखोगे इसको, total number of atom of each element in reactant side should be equal to total number of atom of each element in product side, ठीक है। यानी कि क्या बोला मैंने? number of atoms of each elements in reactant side must be equal to number of atoms of each element in a product side। मान लो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम, उधर भी कितने मैग्नीशियम होने चाहिए? 2। इधर 2 ऑक्सीजन तो उधर भी कितने ऑक्सीजन होने चाहिए? 2 ही ऑक्सीजन होने, जब तब इनका मास क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसीलिए हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई ने, व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई वी नीड बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो आंसर क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का? कि केमिकल इक्वेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब क्यों जरूरत पड़ी बैलेंसिंग की? टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इतना समझ में आया ना। तो अब आगे बढ़े। आगे क्या है कि केमिकल इक्वेशन जो लिख रहे हैं उसको कैसे और मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। चलो पहले बैलेंसिंग सीख लेते हैं। बैलेंसिंग के केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग है बैलेंसिंग के केमिकल रिएक्शंस है। कैसे केमिकल रिएक्शंस को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे करेंगे? कोई इतना बिल्कुल हार्ड एंड टफ मेथड नहीं है, सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड है। हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब जितने ज्यादा आप एग्जांपल करोगे उतना ही ज्यादा अंदाजा जो है आपका पक्का होता जाएगा। बिल्कुल आपके माइंड में देखते ही रिएक्शन को पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैं कैसे इसको बैलेंस कर सकता हूँ। फिर भी कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो फेमस एग्जाम्पल है, अभी आया हुआ था, ये अभी पेपर हुआ था उसमें भी आया हुआ था, अभी रिसेंटली 2019 में। तो क्या इसमें सबसे पहला यही ले लेता हूं मैं, Fe+H2O। देखिए आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। Fe3O4 आएगा, सॉरी Fe3O4। तो ये जब आयरन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कुछ ऐसा बनता है। अब आप देख रहे होगे इधर आयरन कितने हैं? 1 है, और इधर आयरन कितनी है? 3 है। इधर हाइड्रोजन कितनी है? हाइड्रोजन 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितनी है? 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन का तो मामला सेट है। ऑक्सीजन क्या है? इसमें ऑक्सीजन 1 है, बट इसमें ऑक्सीजन कितनी है? 4 ऑक्सीजन है। तो दैट मींस ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहला काम है आप सभी को डब्बे में बंद कर दोगे, ठीक है। डब्बे में क्यों बंद करवा रहा हूं? क्योंकि कुछ बच्चे इसका केमिकल फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर केमिकल फॉर्मूला चेंज कर दिया तो वहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। स्टेप 2 में आप लिखोगे कि कितने एटम इधर है और कितने एटम इधर है, एक बार लिख लोगे यहाँ पर। अब सबसे पहले आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश मत करना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले
आप दूसरे आइटम को बैलेंस करने की कोशिश करो और शुरुआत वहां से करो जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद कौन बचा? आयरन बचा। अब इधर आयरन कितनी है? 1 है, और इधर आयरन कितनी है? 3 है। ठीक है, तो मुझे आयरन इधर कितने करने चाहिए? 3 करने चाहिए। तो मुझे 3 करने, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आयरन हो गई बैलेंस। देखो इधर भी 3 है और इधर भी क्या है? 3 है। अब ये मत सोचना ये 3 की आयरन के साथ भी मल्टीप्लीकेशन है और इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन, नहीं। प्लस के निशान से पहले जो डब्बे के आगे जो लिखा हुआ है केवल उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन है। अगर मान लो मैं यहां पर किसी चीज से मल्टीप्लाई करता, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करता, तो 2 जो है हाइड्रोजन के साथ में मल्टीप्लाई होता और ऑक्सीजन के साथ भी। बट ये वाला 4 इनके प्लस आया और मामला खत्म हुआ। ठीक है, आयरन हमारा बैलेंस हो गया। अब देखो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस लग रही है मुझे, तो देखो 2 हाइड्रोजन इधर है और इधर भी कितनी है? 2 हाइड्रोजन है। रहेगी कौन? ऑक्सीजन रहेगी। इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर 4 ऑक्सीजन है। दिख रही है ना सभी को? 4। नीचे पैर में लिखा है, इसका मतलब क्या है? 4 ऑक्सीजन है। इसके पैर में क्या लिखा है? इसके पैर में 1 लिखा है, तो इधर कितने ऑक्सीजन है? 1 है। तो मुझे इधर कितने ऑक्सीजन करने चाहिए? 4 ऑक्सीजन करने चाहिए। तो 4 ऑक्सीजन कब हो सकती है? जब इस पूरे को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब ऐसे मत कर देना कि यहां पर आप 4 कर दो, नहीं, वो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, कुछ और ही चीज बन जाएगी, तो वो हम नहीं कर सकते। कुछ कहेंगे सर पीछे मल्टीप्लाई कर दो, अरे आगे कर ले पीछे कर ले, एक ही तो बात है, पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 4 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? ये 4 मल्टीप्लाई H2O बन गया। अब इस 4 की इस H2 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन है और इस 4 की इस ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लीकेशन है। तो हाइड्रोजन तो कितनी होगी? 8 और ऑक्सीजन कितनी होगी? 4। हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन का मामला सेट हो गया 4-4। बट अब गड़बड़ किसमें होगी? हाइड्रोजन में गड़बड़ होगी। तो इधर हाइड्रोजन कितनी है? 4 दूनी 8 और इधर हाइड्रोजन कितनी है? केवल 2। अब आप इजिली कर सकते हो, इधर 8 है उधर 2 है, तो उधर पूरे को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? आप इधर पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल। आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे तो इक्वेशन को बिल्कुल देखते आपको समझ में आने लग जाएगा इसमें क्या आ सकता है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं 1-2, इसको उतारो जल्दी, फोटो ले लो इसकी। और एग्जाम्पल करें अगर हम, जैसे PbNO3, ये लेड नाइट्रेट है, PbNO3 लेड नाइट्रेट है। ठीक है, ये डिकम्पोज होता है PbO प्लस NO2 एंड प्लस O2। ठीक है, इसको अगर बैलेंस करें तो सबसे पहले देखो क्या ये बैलेंस है? लेड कितने हैं? लेड 1 है, इधर भी कितने हैं? 1 है। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं? अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर करते हैं बच्चे, नाइट्रोजन कहते हैं 1 है। नहीं, देखो ये ब्रैकेट लगी हुई है, ये NO3 लिखा हुआ है और इसकी क्या लगी हुई है? ब्रैकेट लगी हुई है नीचे, नीचे पैर में है। अब इस ब्रैकेट का मतलब है ये 2 इस नाइट्रोजन के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है और ऑक्सीजन के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पर एक्चुअली नाइट्रोजन कितनी है? 1 मल्टीप्लाई 2। नाइट्रोजन तो कितनी है? 2। और ऑक्सीजन कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 2, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6 है। अब बच्चे कहेंगे सर ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्यों नहीं है? अरे भाई ब्रैकेट मैथ नाम की भी चीज होती है, इतना तो आपको मैथ को आता ही है। तो ये क्या है? इधर मल्टीप्लीकेशन में, यहां पर केवल इस ब्रैकेट वालों के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ये। तो नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन कितनी होगी? 6। यहां पर ऑक्सीजन कितनी है? 1 ऑक्सीजन ये दिख रही है, 2 यहां पर और 2 यहां पर, टोटल कितने ऑक्सीजन है? 5 है। अब क्या करेंगे? सॉरी 1 ही ऑक्सीजन है। अरे भाई यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी है, हर जगह पे चेक करना आपको। तो ऑक्सीजन इधर कितनी है? ऑक्सीजन हमारी 5 है। ठीक है, लेड तो 1 था, नाइट्रोजन कितने है? इधर नाइट्रोजन 1 है। तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, करो। क्या बताया था? सबसे पहले उस एटम से शुरुआत करते हैं जो मैक्सिमम नंबर है। तो लेड कितना है? 1 है। लेड कितना है? 1 है, वो तो ऑलरेडी बैलेंस है। बट नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर नाइट्रोजन कितनी है? 1 ही है। तो एक काम कर सकता हूं मैं, क्या काम कर सकता हूं? इधर मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। लो कर दी मैंने 2। क्या नाइट्रोजन बैलेंस हो गई? हाँ बिल्कुल हो गई है। इधर नाइट्रोजन कितनी होगी? इधर 2, इधर भी कितनी होगी? 2। ठीक है, अब उसके बाद लेड तो ऑलरेडी बैलेंस है, कौन बच गया? अनबैलेंस है, ऑक्सीजन बचती है। अब ऑक्सीजन देखो इधर कितनी होगी? 2 ये रही, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 और 4 6 और एक कितनी है इधर? 7। लेकिन इधर कितनी है? 3 दूनी 6। अब देखो यहां पर तो 6, यहां पर क्या है? 7 है। अब ये तो बिल्कुल गड़बड़ होगी, हम तो किसी चीज से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? क्या
हाँ कुछ करके देखते हैं, क्या करें। देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। अब टोटल ऑक्सीजन देखो कितनी होगी, टोटल ऑक्सीजन हो गई हमारी 3 दूनी 6, इसको समझो 1 मिनट, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, समझ रहे हो ना। अरे भाई ये इस तरीके से है, डो का मतलब है PbNO3 की होल ट्वाइस और PbNO3 की होल ट्वाइस, यानी कि 2 बार लिखना है अब आपको। पहले इसमें 6 ऑक्सीजन कैलकुलेट की थी ना, अच्छा इसमें कितने होगी, टोटल ऑक्सीजन होगी 12, ठीक है। इधर 12 करना, इधर 12 करना, इधर 12 करना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को 12 करने से पहले आप एक चीज पर ध्यान दो, देखो नाइट्रोजन कितनी होगी यहाँ पर, 2 × 2, नाइट्रोजन कितनी होगी हमारी 4 होगी, ठीक है। तो इधर भी नाइट्रोजन कितनी करनी पड़ेगी मुझे 4 कैसे कर सकता हूँ, इस 2 की जगह अगर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी 4 नाइट्रोजन आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो देखो अब नाइट्रोजन सेट हो गई। लेड इधर 2 है तो इधर भी कितने कर दूंगा, लेड 2 कर दूंगा। अब वापस से ऑक्सीजन कैलकुलेट करना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितने ऑक्सीजन इधर 12, इधर कैलकुलेट करना, 2 ये रही, 4 दूनी 8 ये रही और 2 इधर रही, कितनी होगी टोटल 12। तो ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बस आपको थोड़ा सा ही सोचना है, आप 1-2 बार गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में भी आप रफ पेज पर 1-2 बार गलती करोगे, ठीक है। अब देखो पेपर में ऐसे ही मत जाना कि पेपर में डायरेक्ट हो जाएंगी, आप पहले यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे एक बार, फिर धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है वो 1-2 और देख लेते हैं, बिल्कुल कुछ मान लो एल्यूमिनियम है और रिएक्शन कर रहा है जिंक सल्फेट के साथ, और ये बन गया Al2 SO4 की 3 और जिंक, ये वाली रिएक्शन है। तो इस टाइप की रिएक्शन में हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब देखो इस टाइप की रिएक्शन की बैलेंसिंग करने का सबसे आसान तरीका है, आप पूरे के पूरे एक आयन को, एनायन को या कटायन को देखो। आप अगर इंडिविजुअली बैलेंस करने जाओगे, सल्फर को अलग से बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को अलग से बैलेंस करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन आप एक चीज काम कर सकते हो, देखो इधर अगर ध्यान दो और इधर अगर ध्यान दो, इधर सल्फेट आयन कितनी है 3, यानी कि कितने SO4 हैं 3, और इधर कितने हैं केवल 1 है। तो इधर 3 है और इधर 1 है, अगर मैं इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं कितने सल्फेट बन जाएंगे 3 सल्फेट। अरे जिंक सल्फेट को 3 बार लिखोगे, ZnSO4 ZnSO4 ZnSO4, तो कितने SO4 नजर आ रहे हैं 3 ही ना, तो इधर भी कितने हैं 3, यानी कि बैलेंस हो गया, SO4 वाला मामला बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पर जैसे SO4 वाला मामला बैलेंस हुआ, जिंक 3 हो गए, उधर कितने जिंक है 1 है, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, 3 जिंक हो गई। अब एल्यूमिनियम रहेगी, एल्यूमिनियम इधर कितनी है 2 है, तो इधर कितने से कर दूंगा मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप की ऐसे भी आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना। और भी हैं कई सारी, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो जैसे जैसे आगे हम चैप्टर में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनको करते जाएंगे, ठीक है। एक और देख लो, जैसे मान लो FeSO4 है, FeSO4 फेरस सल्फेट है ये, ठीक है। फेरस सल्फेट को जैसे डिकम्पोज करते हैं तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये काफी बड़ी सारी रिएक्शन है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको भी कर देंगे कैसे। देखो आयरन इधर कितने हैं 2, लेकिन इधर कितने आयरन है केवल 1। तो अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, आयरन बैलेंस हो जाएंगे, हो गया ना बैलेंस है। और देखो सल्फर कितने इस साइड, 1 सल्फर ये रहा, 1 सल्फर ये रहा, 2 सल्फर है। इधर कितने सल्फर है 1 × 2 सल्फर है, तो सल्फर भी बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं 4 दूनी 8, इधर कितने ऑक्सीजन है 3 ये रही, 3 ये रही, 6 और 2 8, बड़ी सिंपल, कुछ भी नहीं किया, इधर बस 2 से मल्टीप्लाई की, मामला सेट। तो इस टाइप की भी रिएक्शंस आती हैं, तो आप बैलेंसिंग सीख जाओगे धीरे धीरे। अब थोड़ा सा और अगर इसको इंफॉर्मेटिव बनाएं इस इक्वेशन को, अगर मान लो जैसे ये लिखी थी अभी, ये इक्वेशन लिखी थी FeSO4, ठीक है, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो इक्वेशन लिखी है ये बैलेंस भी कर दी मैंने, ठीक है, ये बैलेंस है बट अभी ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इसमें किस चीज की कमी है, इस इक्वेशन को देखकर हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा सब्सटेंस, कौन सा कंपाउंड किस स्टेट में प्रेजेंट है, क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो जब कभी भी सॉलिड सब्सटेंस उसको किससे लिखते हैं हम, S से लिखते हैं, यानी कि S से, ठीक है। लिक्विड को किससे लिखेंगे L से,
गैस को किससे लिखेंगे, जी से। ठीक है, अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है उसको क्या लिख सकते हैं, पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट है, सॉलिड होते हैं ये भी। अगर कोई सोल्यूशन पानी में है, इनके पानी में डिसोल्व कर रखा है, पानी में उसका सोल्यूशन है, तो उसको लिखते हैं एक्यू, एक्वस। ठीक है, इसके अलावा अगर एरो डाउन है, एरो डाउन नीचे की तरफ एरो है, उसका मतलब भी क्या होता है, प्रेसिपिटेट बने वहां पर। और एरो अपवर्ड साइड में है तो उसका मतलब है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, वहां पर गैस निकल रही है। इसके अलावा, इनके अलावा क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा अगर मैं प्रेशर मैं मेंशन कर रहा हूं, क्या मेंशन करना हो, प्रेशर, जैसे 340 प्रेशर एटमॉस्फेयर, ये मेंशन कर दिया, अभी इक्वेशन से बता दूंगा। या फिर टेम्परेचर मेंशन कर सकते हैं, या फिर कैटालिस्ट मेंशन कर सकते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन, इनकी स्पीड बढ़ाते रिएक्शन की। कोई रिएक्शन 1 घंटे में हो रही है, ठीक है, लेकिन हम उसमें कैटालिस्ट डाल दिया तो वो 10 मिनट में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने दूध की दही बनानी है, तो उसमें मानो थोड़ा सा हमने लस्सी नहीं डाली, तो वो दही क्या है, इतनी जल्दी नहीं बनेगी। लेकिन आप उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल दो तो वो क्या हो जाएगी, ये नहीं कि इमीडिएटली डालते ही बन जाएगी, लेकिन इमीडिएटली नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ा सा कम टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू अगर आप नहीं डालोगे। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं कैटालिस्ट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या है, ये FeSO4 सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इसके पीछे पैर में क्या लिख दूंगा, सॉलिड। ये भी किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, ये किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी कैसे होती है, गैस होती है। खास बात ये होती है, इस इक्वेशन जो लिखी हुई है, ऐसी इक्वेशन भी आती है, चलो वो तो मैं बाद में बता दूंगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बता दूं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो वो आपकी जब रिएक्शन हो रही होती है तो सल्फर, बर्निंग सल्फर की हमें स्मेल आती है, यानी कि सल्फर जल रहा हो। ठीक है, कई बार आपने पटाखे फोड़े होंगे तो पटाखों में जो स्मेल आती है वो सल्फर की होती है, तो वैसे ही स्मेल इस रिएक्शन के दौरान आती है आपकी। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन व्हिच ए सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम द ओल्ड सब्सटेंस है। यहां बोल सकते हैं एक सब्सटेंस इज चेंज टू अनदर सब्सटेंस विद अ डिफरेंट केमिकल आइडेंटिटी एंड केमिकल नेचर, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ ऑल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, रोस्टिंग ऑफ आयरन। इनफैक्ट जो आप लड़कियां जो चांदी के जो ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं, वो भी कैसे हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो वो भी क्यों होते हैं ब्लैक कलर के, क्योंकि वहां पर सिल्वर सल्फाइड है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ठीक है, खाद बनना, कंपोस्ट बनना, जिनके जो वेजिटेबल्स होते हैं, वेस्ट वेजिटेबल्स होते हैं, तो उससे कंपोस्ट बना रहे हैं, तो वो भी क्या हमारा केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है हमारी, जैसे एक दो एग्जांपल करवा दूं अगर मैं आपको, तो जैसे मान लो हमारा सोडियम है, सोडियम सॉलिड में होता है और उसकी H2O लिक्विड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, H2O लिक्विड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, तो वहां पर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, ये किस स्टेट में होता है, लिक्विड, और ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब गैस निकल रही है तो क्या लिख सकते हैं, एरो अप ऊपर की तरफ, ठीक है, या फिर क्या लिख सकता हूं मैं, जी लिख सकता हूं। तो इसको बैलेंस कर लोगे आप, बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको चेक करना क्या बैलेंस है, 2 सोडियम इधर है, 2 सोडियम इधर है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर कितनी है, 4 हाइड्रोजन नजर आ रही है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब हाइड्रोजन बैलेंस होगी। अब ऑक्सीजन कितनी होगी, 2, और ऑक्सीजन इधर कितनी है, 2 ही ऑक्सीजन। तो ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक, 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 एक्सोथर्मिक। सोडियम को पानी में डालते ही इनफेक्ट क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। ये वीडियो भी डाल दूंगा मैं, सोडियम की रिएक्शन डाल दूंगा मैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। क्या वीडियो सही चल रही है, लेट मी चेक एक बार। अभी वीडियो की लेंथ हो चुकी है 50 मिनट्स के आसपास होने वाली है, तो ये 50 मिनट्स तक ही बनती है ड्यू टू स्टोरेज लिमिटेशंस। तो मैं कह रहा था कि टाइप जो है, टाइप्स की बस बता रहा हूं किस टाइप्स की होती हैं। पहले जो टाइप होते हैं वो होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरी जो होती है हमारी, दूसरी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है।
फोर्थ होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसके अलावा हम क्या पढ़ सकते हैं, इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हो। और क्या पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं जिनको, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। बस जनरल आइडिया बता रहा हूं, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सारे की सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले, इसको क्या बोलते थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बन जाएगा, CaO की ट्वाइस। ये क्या है, क्विक लाइम है, और वो क्या है, लाइम वाटर। तो दो से एक बन गई, ठीक है ना। जैसे कार्बन प्लस O2 क्या बन गया, CO2। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर एक रिएक्टेंट से, एक सिंगल रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए, इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकलकर भाग जाती है वहां से, तो एक से दो बन गए, इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आज एग्जांपल करवाया था, चेंजिंग कलर हुआ, जिसमें क्या था, जिंक डाला था हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो जिंक ने कॉपर को थप्पड़ मार के भगा दिया था, तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बना था, और कॉपर क्या हो गया था, अकेला कोने में बैठ गया था बेचारा, ठीक है ना, ब्रेकअप हो गया था उसका सल्फेट के साथ। तो वो क्या, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रिएक्टेंट के बीच में, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिटेल में करेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो, प्रेसिपिटेट बन जाए ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्या बन जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए। जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, ठीक है, जैसे रिएक्शन करते हैं